चैप्टर के रूप में कैसा है, छोटा सा है, खूबसूरत है और क्वेश्चन भी आ जाते हैं बड़े आसान है। कई सारी इन्फॉर्मेशन से सूचनाएं हैं जो आपको याद होनी चाहिए, और अगर याद है तो बस सब कुछ, याद नहीं है तो फिर हमें कुछ नहीं। क्या काम है हमारा? हमारा काम है सारी सूचनाओं को, इन सारी इन्फॉर्मेशन को रिवाइज करना, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को करना और क्वेश्चन के ही बहाने पूरी थ्योरी को रिकैप्चुलेट करना। राइट, तो तैयार हैं आप? बिल्कुल, तो आगाज करते हैं सेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का। सबसे पहले अगर आप टेबल को याद करिए, पीरियोडिक टेबल है क्या? एलिमेंट्स को एक ऐसी सीक्वेंस में लगाया गया है कि मिलती जुलती प्रॉपर्टीज एक के नीचे एक साथ साथ आ जाए, और या फिर अगर प्रॉपर्टीज में परिवर्तन हो, एक ट्रेंड देखने को मिल जाए। तो एक टेबल के रूप में सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले डॉबलिनियर नाम के पुराने प्राचीन सज्जन थे, जिन्होंने ट्राइड्स बनाए थे, तिकड़ियां। ये क्या थी? तीन एलिमेंट्स की ऐसे तिकड़ियां बनाई, जिसमें उनका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, और जो सेकंड वाला है उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट और थर्ड की एवरेज हैं। अच्छा, ऐसे कुछ चिल्लर ट्राइड्स उन्होंने बना ली थी, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अच्छा, ऐसा था जी, हाँ बिल्कुल। और वैसे अगर आप देखेंगे तो वो सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम पर भी एप्लीकेबल तो हो जाएंगे, मना नहीं है। लेकिन जिस टाइम डॉबलिनियर ने खोजा था, उस टाइम रुबिडियम का लोगों को ज्ञान they were simply not aware of the अच्छी बात है। तो फिर अब नंदलेस आपके पास लॉ ऑफ ट्राइड्स किस पर एप्लीकेबल है? हैलोजेंस पर बाकायदा, Cl, Br और I। अच्छी बात है, कूल। ये देखिए की कॉन्सेप्ट डॉबलिनियर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स। अगर एटॉमिक मास देखेंगे तो 127 प्लस 35.5 अपॉन 2, ये कितना हुआ? ये हो गया 162.5 अपॉन 2, विच इज 81.25। लगभग बराबर है 79.9 के। ये भी लगभग 80 है और ये भी लगभग 80 है। अरे एक्यूरेट तो नहीं है, इतना एक्यूरेट आता भी नहीं है। पुराने लोग, पुरानी बातें, डॉबलिनियर महाराज 200-250 साल पुरानी बात, लॉ ऑफ ट्राइड्स, और इसीलिए इसकी बहुत इज्जत नहीं है। एक बार याद डॉबलिनियर के ट्राइड हो, न्यूलैंड के ऑक्टेव्स हो, ये सब बहुत ही चिल्लर किस्म के प्रयोग थे। हमें कोई बहुत बहुत हाई फाई नहीं माने जाते। एक्चुअल काम अगर इसमें किसी ने किया तो वो थे हमारे पुराने बड़े जगत के टुकड़े महान दाढ़ी वाले मेंडलीव रशियन थे, और इसी कारण से इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन करने के बावजूद उन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिला। पॉलिटिकल कारण थे, है ना। 1910 तक मेंडलीव जीवित रहे और 10 साल काफी थे। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट केमिस्ट्स एवर। पूरे पीरियोडिक टेबल को, सारे एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस में अरेंज करना, इस तरीके से कि इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ सके, ये काम किसी ने किया तो महान मेंडलीव ने किया था। क्या किया उन्होंने एक पीरियोडिक लॉ दे डाला। पहले लोग ट्राइड, ऑक्टेव जैसी चिल्लर पार्टी किया करते थे, इन्होंने बड़ा शानदार काम किया। इन्होंने कहा एक फार्मूला बना दिया। उन्होंने कहा जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज करो इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में इन सारे एलिमेंट्स को लगाओ, और सारे एलिमेंट्स को लगाने के बाद जब आप एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में मेंडलीव ने कहा था सारे एलिमेंट्स लगाओ, और जब आप ऐसा करोगे तो आप पाओगे कि सर्टेन डिस्टेंसेस के बाद, कुछ संख्याओं के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज मिलती जुलती है या वो रिपीट हो रही है। अंग्रेजी में कहें तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक मासेस। ये आइडिया आना कि इस सारे प्रकट संसार अगर एलिमेंट्स में कोई तारतम्य भी है, उनको हम एक सेट पैटर्न में, एक सिस्टमैटिक तरीके से देख सकते हैं। ये आइडिया अपने आप में एक नया आइडिया था, एक बड़ा विचित्र आइडिया। बाद में लोगों ने खोज कर इतिहास के पन्नों से डॉबलिनियर और न्यूलैंड को लेकर खड़ा कर दिया। हाँ ये भी थे, मेंडलीव तो बड़े महान नहीं, और दूसरी आदमी ने बहुत बड़ा काम कर लिया। हमारे भी डॉबलिनियर थे, न्यूलैंड वगैरह थे। पर एक्चुअली अगर देखा जाए तो दिस वाज इटसेल्फ अ वेरी रिवॉल्यूशनरी एंड दिस वाज फॉरवर्डेड बाय मेंडलीव। क्या आज भी हम इसको मानते हैं? कंसेप्ट को तो हम मानते हैं कि हाँ ये मेथड अच्छा था, यूज करते हैं। लॉ में हल्का सा परिवर्तन किया हमने कहा है अब जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक मासेस की बजाय एटॉमिक नंबर एक ऐसी ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी पाई गई जिसके हिसाब से अगर हम अरेंज करेंगे तो बेहतर सेटिंग हो जाएगी। तो भाई लोग, ये तो थी मेंडलीव की माया। मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस। यहां पे क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन कंक्लूडेड? ए, एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन रॉन्ग ऑर्डर द एटॉमिक मासेस। नॉनसेंस, रॉन्ग ऑर्डर में क्यों अरेंज करेंगे? तो फिर तो कुछ chaos ही है, फिर कोई मतलब नहीं है। अनरिलेटेड एलिमेंट्स वर प्लेस्ड ऑन द सेम कॉलम्स, नहीं मैच करते हुए सेम कॉलम में आए थे, तब यही तो महत्व था पीरियोडिक टेबल का। नो प्लेस फॉर नोबल गैसेस एंड नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स। जी हां, एक्चुअली अगर आप देखें नोबल गैसेस उस समय तक खोजी ही नहीं गई थी। तो जो थी ही नहीं शुरुआत में, जब मेंडलीव ने अपना लॉ दिया था 1850 के आसपास दिया था उन्होंने, तब नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो जो है ही नहीं उसकी जगह ही नहीं है, और जब आती तो उसी में डाल दिया, आगे बीच में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसी आइसोटोप्स के साथ जरूर एक सियापत था। क्यों? आइसोटोप ऐसे हैं जिनके हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का वजन अलग अलग है, तो वो अलग अलग जगह आ जाती है, और प्रॉपर्टीज तो उनकी बिल्कुल एक जैसी। आइसोटोप्स हैं, वजन का फर्क है, केमिकल प्रॉपर्टीज तो वो एक जैसी हैं। तो ये गड़बड़ थी, बहुत भारी गड़बड़ थी नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स। मैंने कहा ये नहीं कहा है कि आइसोटोप्स थे नहीं, आइडेंटिफाई मुश्किल था उस समय, लेकिन जो भी था ना, नो प्लेस फॉर नोबल गैसेस। वेल, नोबल गैसेस की जगह बनाई जा सकती थी, नहीं अगर उसमें नहीं खोजी गई थी तो स्पेस में डाल देते, बात कोई बड़ी बात नहीं थी। बाद में उन्होंने खपाई दिया उसमें मेंडलीव टेबल। राइट, तो चलिए आंसर, यस इंडीड इज द आंसर। एक अगला क्वेश्चन है, अब मेंडलीव की बात आते हैं हम। मोज़ले महाराज ने अलग बड़े डायनामिक व्यक्तित्व मोज़ले का। क्या आपको पता है कि मोज़ले एक एयरफोर्स पायलट थे? व्हाट? जी हां, मोज़ले न सिर्फ बड़े फाइन बड़े अच्छे वैज्ञानिक थे, वॉर टाइम में हुए और छोटे बड़े फाइटर प्लेन उड़ाया करते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऐसे ही किसी एक्शन आक्रमण के दौरान मोज़ले की मृत्यु हो गई थी। जब आप दूसरों को मारने जाते हैं तो या कोई मार सकता है, लेकिन हाँ उसके बहुत छोटा जीवन था मोज़ले का, पर उन्होंने बड़ी खास चीजें डिस्कवर कर ली थी। बड़ी सारी चीजें उन्होंने डिस्कवर कर ली। कैसे? ये देखिए, जैसे मोज़ले ने ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जिसको कहते हैं डिस्कवर किया, इज्जत कम है उनकी मेंडलीव के मुकाबले, क्योंकि उन्होंने खाली मेंडलीव के लॉ को थोड़ा सा फाइन ट्यून कर दिया, रिफाइन कर दिया। इससे ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाता, और फिर भी उन्होंने बड़ी मजेदार स्टडी कंडक्ट की। क्या? उन्होंने एक्सरे की फ्रीक्वेंसीज को नापा और बाकायदा ग्राफ में रिप्रेजेंट किया। द फ्रीक्वेंसीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज ऑफ एलिमेंट्स अगेंस्ट देयर एटॉमिक नंबर्स। क्या उन्होंने न्यू वर्सेस जेड प्लॉट किया? नहीं।
द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसीज ये है, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज अगेंस्ट एटॉमिक नंबर उन्होंने अलग-अलग एलिमेंट्स के लिए प्लॉट करी। तो स्क्वायर था, स्क्वायर रूट था, रेसिप्रोकल था या डायरेक्ट था, स्क्वायर रूट था। ये क्या सर? ये पता है, ये उन्होंने किया था बेचारों ने। करेक्ट आंसर क्या है? बॉम्बे बी प्लीज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो डायरेक्ट हो गया, ठीक है, हो गया, होने दीजिए। व्हाट इज द सिंपल एलिमेंट? अननिलक्वाडियम। अननिलक्वाडियम, ओ ये कैसे लिखेंगे? अननिलक्वाडियम, अन निल, अन का यू, निल का एन और क्वाडियम का क्यू, अननिल क्वाड यम, यम तो सफिक्स लगाते हैं। अन का यू, निल का एन और क्वाड का क्यू, यू एन क्यू। ये है, हो सकता है आपको लगे कि अरे ये क्या, ये कहां से आ गया? ये सुपर हेवी एलिमेंट्स के नाम देने की आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है। हाँ, हमने तो वो मेंडेलिवियम, रुदरफोर्डियम, आइंस्टीनियम सुने थे, वो कॉमन नेम्स हैं। सुपर हेवी एलिमेंट्स के बारे में अब ये जिस वैज्ञानिक ने उन्हें खोजा है, ये मान्यता है कि उन्हीं को अधिकार दिया जाता है कि मर्जी पड़े उसका नाम दे सकते हैं। नो डाउट, साहित्यिक नाम रख देते हैं, लेकिन ज्यादा है भी नहीं। और फिर भी जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है, जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है, वो सुपर हेवी एलिमेंट्स कहलाते हैं। अच्छा, नाम कैसे रखते हैं और सिंबल कैसे बनाते हैं? देखो, हम कहते हैं कि भाई जो भी एटॉमिक नंबर उसमें 3 डिजिट हैं, 100, 10 और 1 प्लेस। हाँ जी, उन तीनों प्लेसेस को रिप्रेजेंट करते हुए, उन तीनों डिजिट्स को, कि वो 0 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या हो सकती है, हाँ जी, उसको उठाओ और उसका एक नाम उन्होंने दे दिया लैटिन प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस के तौर पर। कैसे? 0 को उन्होंने बोला निल। अच्छा, हाँ क्या निल हो गया। फिर और निल का पहला अक्षर है एन ले लिया, एन मतलब है 0। 1 का मतलब क्या हुआ? 1 का मतलब क्या? 1 तो होता है, उसका सिंबल है अन, अनडेकेन, दो डेकेन को याद हो, अनडेकेन मतलब 1 ऐड कर दो डेकेन में, यानी 11, अनडेकेन, दो डेकेन ऐसे करके ना, ऑर्गेनिक सिंबल आया यू। तो अगर आप याद करें तो जिसका एटॉमिक नंबर है 101, उसको बोलेंगे अन निल अन। अन माने 1, निल माने 0, अन माने 1, 101, अन निल अन यम। काफी अनरोमांटिक सा नाम है, बड़ी भद्दा और सूखा नाम। ठीक है, दिमाग लगता है, लोग बड़े खुश हो जाते हैं, विद्यार्थियों को अच्छा लगता है कि टंडा ठीक है, और फोडियम लॉरेंशियम कौन याद रखेगा? ये बढ़िया है। 2 को बाय, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को टेट्रा नहीं बोला, क्वाड बोला। तो बदतमीजी के तरीके से टेट्रा बोल के टेट्रा हटा लेते, और टेट्रा भी ट्राई टी था। अगर टेट्रा लेते तो टी आ जाता, ट्राई में भी टी था, कंफ्यूजन ना हो तो लगा टेट्रा क्वाड लगा दे, क्वाड्रेटिक वाला क्वाड उस तरह से, या क्वाड्रपल वाला था। फिर पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा। हेप्टा कहते हैं, हेप्टेन बोलते थे, ऑर्गेनिक वाले तो बड़े चिढ़ते थे हेप्टेन। हम क्या सेप्टेन तो लोग लड़ने जाते थे। अब यहां पर हेप्ट बोलते हैं तो हेक्सा का एच और हेप्टा का एच टकराया तो लड़ा सेप्ट कर दो, सितंबर वाला, अक्टूबर वाला ऑक्ट, और एन नोना। अब एन को अगर वैसे नोना कर देते या नॉन कर देते तो ये मिल के साथ एन बढ़ जाता, उसका टेंशन हो जाती। तो उन्होंने एक नया ड्रामा रचा, उसका नाम एन कर दिया, ई एन एन एन, सिंबल आ गया ई। आप देखिए, पूरे तमाशे में ध्यान रखा गया है कि पहला अक्षर रिपीट ना हो। अच्छा, सही है बॉस। तो अगर किसी का नंबर मान लो 104 है तो होगा अन निल क्वाड यम, अनिल क्वाडियम। अच्छा, अनिल क्वाडियम, अनिल क्वाडियम, ये तो कचरा है आपका 104, जिसका एटॉमिक नंबर 104 वो है अनिल क्वाडियम, और अन का यू, निल का एन, क्वाड का क्यू, यू एन क्यू लेके सिंबल बना दिया। ये पूरा दोबारा बता दिया मैंने आपको प्राइव रिएक्टर से, अगर आप सिंबल भूल चुके हो तो आपको पूरी याद आ जाएगी। देखिए, आसान है, बहुत ही आसान है, सुपर हेवी एलिमेंट्स की इस तरह से नाम लिखना और उनके सिंबल्स लिखना। डन 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 डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। द वैलेंस शेल ऑफ एलिमेंट A contains 3 electrons, while the valence shell of element B contains 6 electrons. A के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन और B में है 6। If A combines with B, the probable formula of compound will be। जिनको कंफ्यूजन होता है ना, मैं तो कहता हूं एक एग्जांपल ले लो, जैसे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एग्जांपल के तौर पे एल्यूमिनियम ले लो और उसमें ऑक्सीजन ले लो, तो Al2O3 होता है ना, तो ऐसे ही A2B3 आ जाएगा। सीधी आंसर। ये तो सही है, लेकिन किया कैसे? ऐसे किया, कांसेप्ट से करते हो, जुगाड़ से करते हैं, कांसेप्ट से। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 हो तो वो +1, +2 या +3 का कटायन बनाएगा। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6 या 7 हो, प्लीज नॉट, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड दे गेन इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन को त्यागता नहीं, इतने बड़े महान त्यागी तो होते नहीं है। तो फिर ये -3, -2 और -1 वाले एनायन बनाएंगे, एनायन बनाएंगे जी। हाँ, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने मांगता है? 2 और। अगर 2 और चाहिए ले ले 2 और, तो क्या बन जाएगा? 2-। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन के लिए क्या चाहिए? 3 निकाल दो, 3 निकाल दिया, क्या बन गया? A3+। ओहो, तो फार्मूला कैसे लिखेंगे? A3+ है, A3+ है और B2- है, ये इसके चरणों में इसके चरण एक्सचेंज A2B3 ऐसे बन जाएगा। वो त्रियक क्या A2B3 ऐसे हो जाएगा, टंटा कटा, बस या Or out without any doubt। चलिए भाई, इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद क्वेश्चन करने और बहाना है क्वेश्चन थ्योरी को रिवाइज करने का। क्वेश्चन आपको आ गया तो आपको भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ चलो क्वेश्चन तो आया हुआ था। और खुदा ना खास्ता अगर अटक गई तो थ्योरी रिवाइज हो जाएगी। किसी माने एग्जाम में गलत तो उससे अच्छा भी गलत तो उसे सही कर ले, सही करना बड़ा इंपॉर्टेंट। और एक मैच के कॉलम दे दिया, क्या है? लिस्ट 1 लिस्ट 2, तो फोडियम, लॉन्टीनियम, थोरियम और नेपच्यूनियम है। और पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक ऐसा करके बोला गया है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मैचिंग कराई गई है, एक के साथ कई ऑप्शंस हो सकती हैं। ओ माय गॉड, क्या कहेंगे इसमें? सबसे पहले तो आप ये देखो कौन कहाँ है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल में याद होगा, लैंथेनम और एक्टिनियम, हाँ जी, यहाँ से चाहिए तो डी ब्लॉक में, और इनके बाद एफ ब्लॉक शुरू होता है, जरूर होता है। उसका एटॉमिक नंबर कहाँ से आता है, कैसे आता है, अगर याद करो, बताओ कहाँ से कहाँ तक उसकी रेंज रहती है। सीरियम से ल्यूटिटियम तक लैंथेनम के बाद स्टार लगाते हैं, और सितारे में एफ ब्लॉक चालू हो जाता है, और सीरियम से लेकर ल्यूटिटियम तक चलता है। यहाँ आते हैं तो हाफ जाता है और हैफनियम बन जाता है। ठीक है, राइट, अच्छी बात। तो अगर आप देखिए सीरियम, यहाँ पर एटॉमिक नंबर्स कितने हैं, मान लीजिए कोई पूछता है
ज़ेनॉन कितनी थी 54 फिफ्थ पीरियड। सिक्स पीरियड में उसके बाद कौन सा आया, सिक्स पीरियड में आया सीजियम, फिर आया बेरियम, तो 55 56 और लेंथेनम आया 57, तो 58 58 से 14 जोड़ लीजिए 57 में, तो कितना आता है, ये आ गया 71। 58 से लेकर 71 तक सीरियम से ल्यूटियम चलते हैं। आप देखो यहाँ कोई है क्या, नहीं यहाँ तो कोई नहीं। अच्छा, और फिर 72 से एफ यहाँ, और हमको पता है कि अगर एफ ब्लॉक जुड़ जाता है तो यहाँ पर जब हम आएंगे तो 32 और जुड़ जाएगा, 104 यहाँ पे रहेगा। 57 से यहाँ कितना है, 32 जोड़िए 89 यहाँ पर है। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर है 89 जी। लेंथेनम के बाद आप देखिए सितारे वाले सीरियम से ल्यूटियम भी आ गया ना बीच में 89, और एक्टिनियम के बाद ये हैशटैग लगा दिया आपने, हाँ ये एफ ब्लॉक की दूसरी सीरीज आ जाएगी। अच्छा, तो वो कितनी 90 अगर आप देखें थोरियम से लेकर, और चलती जाएगी कितनी 89 प्लस 32। अच्छा, तो 90 प्लस 31, 90 प्लस 31 होता है 140। 121 तक चलिए तो खत्म नहीं हो रही, अब ये पूरा मैं कहता हूँ ये पूरा डी ब्लॉक तक है। अगर से आप एफ ब्लॉक की बात करें तो 89 प्लस आप बोल लीजिए 14 कितना होता है, एफ ब्लॉक पर 14 आते हैं, 89 और 14 हो गया ये 103। ठीक है, तो आपके पास 90 से 103 तक एफ ब्लॉक चलेगा। अब मेरे ख्याल से ये बिल्कुल तय है आपके सामने से, ये ग्रुप नंबर 3 है, ये ग्रुप नंबर 4। फाइन, रदरफोर्डियम जिसका एटॉमिक नंबर है 104 यहाँ दिया हुआ है, वो कौन से आएगा, वो ग्रुप 4 में आएगा। अच्छा, 7th पीरियड में आएगा, बिल्कुल 7th पीरियड में आएगा, और डी ब्लॉक है एफ ब्लॉक, वो लॉट का डी ब्लॉक में आ गया है। एफ ब्लॉक तो खत्म हो गया थोरियम ऑनवर्ड्स एक्टिनाइट्स की सीरीज। PQR यही है सही जवाब रदरफोर्डियम के लिए। ए का है PQR, QS गलत है, PQR सही है, QR गलत है, RS गलत है। हाँ, कैसा मैट्रिक्स मैच है आप देखें, एक खाली ऑप्शन सॉल्व करा और बी आ गया सही। सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए, कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं ऑप्शन बी सी और डी भी कर रहा हूं, और उनकी जरूरत इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, तो यही कंसेप्ट एक रुपए में कहीं और आ गया, आपके एग्जाम में इसलिए पूरा कर देता हूं। रॉन्टजेनियम को देखिए, रॉन्टजेनियम जी कहां है, जिसका एटॉमिक नंबर 111 है। ओह, ये 111 कहां तक जाएगा, अब देखो बाबू, हैफनियम यहां से और यहां मरकरी तक गया था, आपने आपसे मरकरी देखा जो 80 था। अच्छा, रदरफोर्डियम यहां 112 तक जाएगा, और आप 111 रॉन्टजेनियम की बात कर रहे हैं। 112 तक वो डी ब्लॉक में रहेगा, उसके बाद डी ब्लॉक से बाहर जाएगा, तो रॉन्टजेनियम जो बी है, अब देखिए ए तो PQR हो गया, बी में अगर आप गौर करें तो क्या हो सकता है, क्या 7th पीरियड का है, जरूर 7th पीरियड का है, बी सी और डी सारे के सारे ही बेशरम 7th पीरियड के ही हैं, तो पी ऑप्शन तो सब में सकते हैं 7th पीरियड के सारे। ग्रुप नंबर 4 जी नहीं, ग्रुप नंबर 4 का रदरफोर्डियम पर कोई नहीं होगा, क्यों रिपीट नहीं होने वाला। आर क्या वो डी ब्लॉक है, अगर 111 नंबर है तो वो डी ब्लॉक अवश्य है, अगर डी ब्लॉक है तो एफ ब्लॉक हो गई, आर है तो एस तो नहीं। सी थोरियम, थोरियम क्या है, थोरियम स्पष्ट रूप से एफ ब्लॉक है, एस। और लास्ट वाला नेपच्यूनियम, नेपच्यूनियम का है नालायक 93 वो तो यहीं पर है, तो वो भी एफ ब्लॉक है, पीएस। एक्चुअली अगर देखें तो इनका ग्रुप नंबर क्या है, ये ग्रुप 3 है, ग्रुप 3, ये भी ग्रुप 3 है, क्यों लेंथेनाइट सेकेंडाइट सारे के सारे ग्रुप 3 में पटक दिए गए एक तरह से। अच्छा, बात तो सही है, ये ग्रुप 4 था, और 111 वाला कौन सा है, ये है ग्रुप 11, ये 11th ग्रुप का है। अच्छा, सही है, तो इससे मैंने सॉल्व कर दिया आपके लिए। PR PS PS देखिए, PR PS PS नहीं सॉल्व करे बगैर भी आंसर तो आ गया था, ऐसा है। खुश तो बहुत तो चलिए, अब पीरियोडिक प्रॉपर्टी, अब तो पीरियोडिक टेबल की बात चल रही थी, और अब हम कहां गए, अब हमारे देखिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पर जी हां। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज, एटॉमिक रेडियस के बढ़ते हुए क्रम में लगाए, डाउन द ग्रुप रेडियस बढ़ी जाती है। कार्बन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पीछे सल्फर और सेलेनियम, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, ठीक है, और यहां पर साइज कम होता है, लेकिन एक पीरियड में चले तो साइज में उतना सा नहीं पड़ेगा, डाउन द ग्रुप में एक्स्ट्रा शेल ऐड हो जाएगा तो साइज एकदम से बढ़ जाता है। तो ऑक्सीजन से ज्यादा है सल्फर, उससे ज्यादा सेलेनियम तो पक्का है, कार्बन से ज्यादा हो ही नहीं सकता, बकवास बात है, ये तो ठीक है वैसे। लेकिन अब कार्बन को देखेंगे तो कार्बन कहां आएगा, यहां आएगा, यहां कार्बन यहां आएगा, सल्फर क्या नहीं आएगा ना, क्यों, अक्रॉस द पीरियड में हल्का हल्का फर्क पड़ता है साइज का, डाउन द ग्रुप में बड़ा ड्रास्टिक पड़ जाता है क्योंकि एक्स्ट्रा शेल ऐड हो जाता है। तो ऑक्सीजन के बाद कार्बन, अच्छा क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के बाद कार्बन, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, वाह माशाल्लाह, प्लीज द आंसर, प्लीज द आंसर। वेरिएशन एटॉमिक साइज देखिए, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस कम होती है लेफ्ट से राइट में, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ जाता है, आमतौर पर क्योंकि शेल एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। अच्छा, जब डिवाइस लगाई होती है तो इसके एक्सेप्शन याद है आपको, एक्सेप्शन, हाँ, एक नोटेबल एक्सेप्शन आता है एल्यूमिनियम से गैलियम, रेडियस ऑफ गैलियम लगभग बराबर है, थोड़ी सी कम है रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम से, डाउन द ग्रुप चल रहा है, यहां पर साइज बढ़ता नहीं है, लगभग बराबर है, हल्का सा कम ही हो जाता है, धोखा है। और कुछ है धोखा, दो के बड़े दाम है, देखिए यहां पे देखिए, इनफैक्ट जो दिखा रहा है पीरियोडिक ऐसा बात हुई, बाकी लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन वगैरह हो रहा है साइज में, और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में ग्रुप 4 से लेकर ग्रुप 12 तक अगर आप देखेंगे एटॉमिक रेडियस लगभग आसपास आ जाती है, हल्की सूचनी नहीं होती है, लगभग आसपास आती है, एक्स्ट्रा शेल ऐड होने पर भी बढ़ नहीं रही है सिग्निफिकेंट रेडियस, क्यों, क्योंकि एफ ब्लॉक में भी इलेक्ट्रॉन्स ऐड होने शुरू हो जाते हैं, इसलिए कुछ याद आया, हां सुना हुआ तो लग रहा है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन तभी मौका आएगा और रिवाइज करके देखते जाइएगा। द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज, अगला प्रश्न है, द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज इज, आयनिक साइज का गलत ऑर्डर क्या है, लैंथेनम, गैडोलिनियम, यूरोपियम और ल्यूटियम। एफ ब्लॉक में अक्रॉस द पीरियड आप चल रहे हैं, साइज लगातार कम हो रहा है, ये बिल्कुल सही है। वेनेडियम +2 से +3 से +4 से +5 जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे वैसे वैसे न्यूक्लियस बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को और ताकत से अपने पास खींचता जाएगा, निकले हुए इलेक्ट्रॉन के कारण रिपल्शन थे वो कम हो जाएंगे, न्यूक्लियस खींचेगा, इलेक्ट्रॉन करीब आएंगे तो साइज छोटा हो जाएगा, यार छोटा हो जाएगा साइज, तो यहां भी तो छोटा होता बता रहे हैं, तो सही बता रहे हैं, दिस इज करेक्ट। ओह, तो बात सही। थैलियम, इंडियम, टिन और एंटीमनी, ठीक क्या है, ठीक है, इंडियम के नीचे है थैलियम, इंडस और थैलस, थैलियम का साइज बड़ा है, ये तो ठीक है, इसमें कोई बात। इंडियम से छोटा होगा टिन, क्यों, इंडियम के बाजू में टिन है और थैलियम के बाजू में लेड, इंडियम से छोटा है टिन, तो इंडियम प्लस टिन +1 से बड़ा है, और टिन +1 वैसे तो इमेजिनरी होता नहीं, लेकिन अगर +2 जो वास्तव में होता है वो तो +1 से भी छोटा होगा, तो टिन +2 पक्का छोटा तो होगा, इससे इंडियम +1 से। और टिन के बाजू में कौन है, टिन के बाजू में है एंटीमनी, एंटीमनी अगर +2 होती तो और छोटी होती है, क्रॉस पीरियड साइज कम होता है, होती नहीं, लेकिन वो तो +3 होती है तो और भी छोटी हो जाएगी यार, ये क्या लिखा तुमने ब्रैकेट में, ये होती
साइज डिक्रीजेस, ये आपने सुना है। तो ये तो न्यूट्रल एटम का था। आपके मन में कंफ्यूजन आ सकता है कि न्यूट्रल एटम का साइज कम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और शक तो इसका मतलब अगर इंडियम प्लस, यहाँ इंडियम प्लस 1 दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप देखिए, इसमें इंडियम प्लस 1 दे रखा है, तो फिर अगर तुलना करो तो सब पे प्लस 1 लगाओ ना यार, आप तो सही कर रहे हो, ये तो बिल्कुल सच आ गया। पर हमारे पास तो यहाँ तुमने टिन को प्लस 2, एंटीबॉडी को प्लस 3 कर दिया, अब ये कैसे निकालेंगे? हो सकता है तुम्हें डाउट आ जाए, उसका आंसर मैं याद रखा। समझ में नहीं आया, सब दोबारा बता रहा हूं, सुनो ना, समझ में आ जाए आपको, कंफ्यूजन इसलिए दोबारा बता रहा हूं। देखो, तो इंडियम प्लस 1 तो यहाँ आ गया, ये तो यहाँ है भी मैच कर रहा है, और कैलियम से छोटा है बिल्कुल, यहाँ से तो 3 है, डाउन द रोड साइज बड़ा, तो कैलियम बड़ा हो गया इंडियम से, तुम्हें प्लस 1 है, हटा हटा, ये तो पंगे तो टिन और एंटीमनी के हैं, ठीक है। फिर एकदम से ध्यान आता है बाबू, हमें टिन प्लस 2 चाहिए, ठीक है, तो ये तो पक्का है कि टिन प्लस 1 इंडियम से छोटा है। अब एक बात बताओ, अगर किसी की बजाय मेरे पास टिन प्लस 2 होता और एंटीमनी प्लस 2 होता, टिन बड़ा एंटीमनी से, तो टिन प्लस 2 बड़ा होगा एंटीमनी प्लस 2 से, पक्का, और एंटीमनी प्लस 2 पक्का बड़ा होगा एंटीमनी प्लस 3 से। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है साइज कम हो जाता है। हाँ जी, तो ये भी मेरे पास आ गया कि टिन प्लस 2 बड़ा है एंटीमनी प्लस 3 से, टिन प्लस 2 बड़ा है एंटीमनी प्लस 3 से, ये भी आ गया। कुछ तो हाँ ठीक है, बोलते रहो, ठीक, सुनो। लास्ट पड़ा बचा है इंडियम और टिन में क्या संबंध है, देख लो, ऐसा है। मैंने कहा कि इंडियम प्लस 1 बड़ा है टिन प्लस 1 से, हाँ जी, और टिन प्लस 1 बड़ा होगा टिन प्लस 2 से। क्यों? चार्ज बढ़ता है तो साइज कम हो जाता है, प्लस चार्ज बढ़ गया साइज कम हो गया। तो अगर मैं इसको बीच में हटा दूं तो इंडियम प्लस 1 बड़ा है, ये तो यही सेम चीज है, इंडियम प्लस 1 आ रहा है यहाँ पे, ये बड़ा है और टिन प्लस 2 छोटा है, तो ये सही है, हाँ ये सही है, हाँ और ये भी सही है, हाँ भाई हाँ, तो सब सही है, यस, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, हाँ यस, वेरी गुड। अरे लेकिन हमको तो इनकरेक्ट ऑप्शन चुननी थी ना, चुननी थी, तो यही होगी डी आंसर। दिखाई नहीं तुमने, बता दिया, 3 सही है तो चौथे गलत होगा, फिर भी करके तो दिखाइए, दिखा देते हैं। द पोटेशियम, स्कैंडियम, वेनेडियम, मैंगनीज, वेल वेल वेल, अगर आप देखेंगे तो ये तो बहुत ही नीट एंड क्लीन, एक बार चेक करो ढंग से, कहीं मौत के मुंह में फंस जाए। अब देखिए, इनकरेक्ट ऑर्डर पूछा गया है और अभी तक करेक्ट ऑर्डर से पाला पड़ा है। पोटेशियम, 4th पीरियड में पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, वेनेडियम, मैंगनीज ऐसे आते हैं, ठीक है। रेडियस कम होती जा रही है और प्लस चार्ज बढ़ाएंगे तो और कम ही होगी, बढ़ेगी तो नहीं। तो मैंगनीज वैसे भी छोटा था, उसका प्लस 7 तो बहुत ही छोटा होगा, सेम लॉजिक जो यहाँ लगाया था उसी लॉजिक से, तो ये तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आ रही है। बी, सी और डी निर्विवाद रूप से सत्य 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 त्रिवाद सत्य हैं। अगर कोई धोखा है, अगर कोई कपट है, अगर कोई पंगा है, तो वो लैंथनम, गैडोलिनियम, यूरोपियम और ल्यूटिनियम यहाँ पर आ रहा है। एक बार चेक करते हैं, एक पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अरेंज करने में गलती तो नहीं करती, आइए देखते हैं। लैंथनम, हाँ जी यहाँ है, बढ़िया है, शौराब के साथ। गैडोलिनियम, यूरोपियम, ल्यूटिनियम यहाँ है, गैडोलिनियम यहाँ है, दो का आप देखिए, ये क्या हो गया, यूरोपियम पहले है और गैडोलिनियम बाद में। अच्छा, तो ये यहाँ आना चाहिए, जो पहले है वो बड़ा है, जो बाद में है वो छोटा है, तो लैंथनम, गैडोलिनियम, सो ये यूरोपियम आना चाहिए, ईयू पहले है, गैडोलिनियम बाद में है और फिर है ल्यूटिनियम। अगर यहाँ पर ये आपने छोड़ दिया कभी तो गलती रह जाएगी। वैसे भी मुझे तो सी और डी डिस्कस करने थे क्योंकि कंसेप्ट बहुत तगड़ा था, मुझे तब ताकत बनी रहे, इसलिए एक बात हम उसको छोड़ के बढ़ गए थे। लेकिन इनकरेक्ट ऑर्डर क्या है, ये है, इज द आंसर, इंडीड इज द आंसर। और ये सर आपने कंफ्यूज करते, कोई कंफ्यूजन का पॉइंट नहीं है इसमें, डायरेक्ट कांसेप्ट है। अक्रॉस द पीरियड साइज कम हो जाता है ब्लॉक में, आपको सिर्फ लाइन से साइज लिखना है। अगर मैं आंसर एक टिक कर देता आप भी सीधी सुनते, तो फिर क्या करना पड़ा, तो फिर पहले सारे डिस्कस कर लिए, आपको अच्छा ये होगा ये होगा ये होगा, कांसेप्ट इसी माने डिस्कस हो गया, और फिर पीरियड प्रत्यक्ष अपने सामने दिखा दिया कि भैया देखो, अगर तुम्हें लगे कि हम तुम्हें कंफ्यूज करें तो तुम खुद देख लो भैया, यूरोपियम पहले है, गैडोलिनियम बाद में, इसका मतलब साइज लगा था, इससे छोटा होगा ये, इससे छोटा होगा ये, साइज कम होते हुए यहाँ पर आएगा, पहले ही ऑप्शन गलत है। डन। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स A, B and C आर हीलियम 2s1, नियॉन 3s1 and argon 4s1 respectively। ये तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम नजर आते हैं। Which one of the following order is correct for IE1 फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी? डाउन द ग्रुप चलेंगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, लिथियम से कम होगी, सोडियम से कम होगी, पोटेशियम की, A से कम होगी B की और B से कम होगी C की। Oh my god, this is so dumb, is the answer. That's it. लिथियम से छोटा, सोडियम से कम, पोटेशियम। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ जाती है, न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस का आकर्षण घट जाता है तो मजे से निकल जाते हैं इलेक्ट्रॉन, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, डाउन द ग्रुप। The incorrect statement amongst the following is, क्या गलती है इसमें बताइए। A, the first ionization potential of aluminium is less than first ionization potential of magnesium। छी क्या ये सब, मैं ट्रेंड बता देता हूं आपको, zigzag ट्रेंड है ना, इलेक्ट्रिसिटी जैसा ग्राफ बनता है अजीब सा, क्या बनता है देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखिए सावधान, Na और फिर मैग्नीशियम ऊपर चला जाए, Al क्यों 3s2, 3s2 3p1 है। S सब शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन था, P से निकालोगे तो आसान है, तो एल्यूमिनियम नीचे आ गया, Si P S Cl ऐसे, ये है Z वर्सेस आयनाइजेशन, ये डिप 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 क्यों आ रही है। अक्रॉस द पीरियड एक तो आयनाइजेशन एनर्जी मोटे मोटे तौर पर बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते हैं, आकर्षण बढ़ता है तो बढ़ जाती है, रफ ट्रेंड बढ़ने का, ग्राफ टिंग 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 करते हुए ऊपर जा रहा है, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि एल्यूमिनियम में डिप इसलिए आया क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम और सोडियम ये 3s वाले थे, 3p में एकदम से आते हुए झटका लगा, इलेक्ट्रॉन मजे से भाग गया, उतना आकर्षण 3p वाले को नहीं था जितना 3s वाले पर, मान लिया। और सिलिकॉन तक आते आते आदत पड़ गई, चलो ठीक है, Z भी बढ़ गया, अच्छी बात। फास्फोरस में नया ड्रामा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे इससे ना, अगर आप इससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो होगा क्या, वेल ऐसी परिस्थिति में होगा ये बच्चे कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नष्ट हो जाएगी, और अगर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नष्ट हो गई, और अगर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नष्ट हो गई, तकलीफ होगी, पीड़ा होगी, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी ज्यादा है। सल्फर की कम क्यों हो गई, एक्सपेक्टेशन से कम क्यों हो गई, इसलिए हो गई भैया कि अभी तो है 3p4, और अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, अगर आयनाइजेशन हो जाए,
तो 3s2 3p3 बन जाएगा। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्राप्त हो जाएगी हाफ फील्ड की, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, गम होगा, एनर्जी में खर्चा होगा, लेकिन हाफ फील्ड का मजा भी लूटेगा, तो इतना गम नहीं होगा, इतना खर्चा नहीं लगेगा, एनर्जी थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो आपको चाहिए वो कम कम हो जाएगी। सल्फर 25 याद है आपको? जी हाँ, ये ट्रेंड है बाबू। अब देखो इस क्वेश्चन को, एल्यूमिनियम इज लेस देन मैग्नीशियम, सत्य है। फिर फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज लेस देन मैग्नीशियम, ये भी सत्य है। फर्स्ट के तो दोनों स्टेटमेंट देख लीजिए, सत्य है, हमें झूठ चुनना है। द सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन सेकंड ऑफ सोडियम, ये Na से Na+ और ये Mg से Mg+ की यात्रा है। और अगर आप Na2+ बनाओगे या Mg2+, यहां पे क्या कर रहे हो, यू आर ब्रेकिंग द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, सोडियम प्लस 1 बन जाएगा, तुम +2 बनाओगे, पागलों की तरह उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, बहुत अधिक नोबल गैस उजाड़ दो, सबसे ज्यादा जाएगी। और यहां बोला है कि सोडियम की कम होगी, मैग्नीशियम की ज्यादा होगी, छी ये गलत बोला है, ये चीज गलत बोली ना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चुनना था, बी इज द आंसर, यस बी इज द आंसर एंड वी हैव द आंसर, देयर वी आर, राइट। डी स्टेटमेंट भी तो देख लेते, देखो भैया, थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन थर्ड ऑफ एल्यूमिनियम। ना मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम दो इलेक्ट्रॉन खो चुके हैं, और थर्ड आईपी आप सप्लाई कर रहे हो। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसी है बच्चों, वो नियॉन जैसी हो चुकी है, और एल्यूमिनियम कैसा है, नियॉन और 3s1 एक बचा हुआ है। प्लीज नोट, एल्यूमिनियम खुद क्या था, एल्यूमिनियम था नियॉन 3s2 3p1, एक इलेक्ट्रॉन पी निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन s में से निकल गया, तो बचा 3s1। तीसरा इलेक्ट्रॉन उड़ा के एल्यूमिनियम 3+ बनाओगे, बन जाएगा, बुरा लगेगा पर इतना भी नहीं, क्यों, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन करने की खुशी भी है दिल में, इतना बड़ा पाप नहीं किया। लेकिन यदि तुमने गलती से भी मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करी, पागल होगा, क्यों, अरे नोबल गैस कॉन्फिगरेशन तोड़ रहे हो तुम, क्या तुमने तो पहले तक चीर दिया उसका, इतना बर्दाश्त नहीं करेगा कोई। हीलियम और 2s2 2p5 कमाल हो गया तुमने, ऐसी भयंकर कृत्य करके तुमने उसकी स्पेसिफिक मैग्नीशियम की ना। तो थर्ड आईपी ऑफ मैग्नीशियम पागलों की तरह ज्यादा होगा बजाय एल्यूमिनियम के, एल्यूमिनियम तो खुशी से देगा, ले लो इलेक्ट्रॉन, क्यों, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आ रही है, मजा आ रहा है। तो यहां तो घर उजाड़ रहा है बिल्कुल, तो ये तो ट्रू हो गया, सही हो गया, ऑप्शन नहीं, करेक्ट, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। और इसी के साथ हमने सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज का कांसेप्ट कवर किया, एक के बाद एक दो तीन इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कैसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे। And this brings us to the next question. It says a sudden jump between the values of second and third ionization energies of an element would be associated with electronic configuration. क्या ये कहना है कि second से third में abrupt no, whenever you break the inert gas configuration there is an abrupt jump in I. जब तुम नोबल गैस कॉन्फिगरेशन तोड़ोगे, आप पाओगे कि पागलों की तरह आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। सेकंड और थर्ड के बीच में डिफरेंस कब होगा, तो व्हेन थर्ड आयोनाइजेशन ब्रेक्स द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, ये समझ आए। तो थर्ड में अगर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन टूटेगी, तो इसका मतलब टूटेगी मतलब जब बनी होगी, है ना। तो देयरफॉर सेकंड आयोनाइजेशन लीड्स टू नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो सेकंड आयोनाइजेशन लेकिन दो इलेक्ट्रॉन निकालो, नोबल गैस आ जाए, तो तीसरे निकालने में प्राण निकल जाएंगे। तो किसके पास दो इलेक्ट्रॉन फालतू है, तुम देखो इसके पास तो एक ही फालतू है, इसके पास 3 फालतू है, इसके पास 4 फालतू है, 1 3 4, इसके पास खाली 2 है, यहां तक नोबल गैस है, तुम देखो ये नियॉन है, ये है बेटा नियॉन ऐसे, अच्छा ये यहां 2, वेल 2 है तो डी इज द आंसर, यस डी इज द आंसर, बड़ा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, लिख दिया मैंने यहां पे। थोड़ा सा सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, एक बार को तो झटका लगता है, मन को बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, आप देखते ही मन में उतर जाएगा आपके पीछे, राइट राइट, ठीक है। अगला प्रश्न, व्हिच इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी को डी ब्लॉक में घुसा लिया हमने, डी ब्लॉक में पता है क्या होता है, फर्स्ट टीएस इज मोर देन सेकंड टीएस, डाउन द ग्रुप तो घटती है, लेकिन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन के चलते बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि वो फर्स्ट से भी ज्यादा हो जाती है, तो 3-1-2 का ऑर्डर होता है। तो कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड, टीएस मतलब ट्रांजिशन सीरीज, ये सही। ए आ ही गया तो सी और डी भी तो गलत हो ही गया, सी डी देखना है क्या, आपको समझाने के लिए देख लेते हैं, जरूरत बची नहीं। ये ऑब्वियसली गलत है, क्यों, अगर कोई +1 आ चुका है तो वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि Na+ तो नियॉन बन गया, और ++ चार्ज है, ++ चार्ज के आकर्षण के विरुद्ध इलेक्ट्रॉन नोचना तो बहुत मुश्किल है, हाईएस्ट होगा Na+ में, सी और डी में दिया नहीं है तो गलत ऑर्डर है, राइट, गॉट इट, एब्सोल्युटली। बहुत देख लिया जी आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन देते ही रहेंगे, खाएंगे नहीं कभी, खा जाओ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा एच इज ना Cl, अगर इलेक्ट्रॉन खाएगी Cl- बनाएगी, और ये क्या एकदम मस्त एनर्जी रिलीज होगी, तो डेल्टा एच इज नेगेटिव, क्यों, एक्सोथर्मिक है, खुशी से एनर्जी रिलीज होती है जब इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, बड़ा मजा आता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर हाजिर है दूसरा सवाल, इट सेज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 10⁻12 एटम्स ऑफ Cl आर कन्वर्टेड टू Cl-, तो एनर्जी रिलीज कितनी है, वो है 58 × 10⁻10 जूल्स, ये रिलीज्ड है। तो डेल्टा एच कितना होगा, वो होगा माइनस कितना, किसके लिए बाबू, ये है 10⁻12 एटम्स के लिए। तो 1 एटम ऑफ Cl होता तो कितना होता, तो डेल्टा एच होता 58 × 10⁻10 अपॉन 10⁻12 जूल्स, व्हिच इज -58 × 10⁻22 जूल। और हमको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 × 10⁻19 जूल्स, सही बात है। तो 1 जूल कितना आ जाता है, तो 1 अपॉन 1.6 × 10⁻19 बराबर 1 जूल, तो -58 × 10⁻22 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। शांतम पापम, जय हो जय हो जय हो, कितना जाएगा, ये आ जाएगा 16 4 जा 64, 16 3 जा 48, ठीक है। एक तो डेसिमल को धर लेते हैं, तो 21 हो जाएगा, तो ये जल्दी हो जाएगी 10⁻2 माइनस वही 16 3 जा 48, 58 10 16 6 जा 96 40 16 2 जा और 80, ये आ जाएगा, डिवाइड कर दिया मैंने, -0.03625 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक एटम के लिए है इसलिए पर एटम -0.036, अच्छा सही है बॉस,
-0.036 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम दिया जाए। मजे की बात है ये दोनों ही ऑप्शन में लिखा हुआ है, थोड़ी सी एरर लगती है बी प्रिंटेड क्वेश्चन में, है ना? तो जो छपा है उसके हिसाब से तो एओडी कोई भी कर लो सही हो जाएगा, आंसर आपको निकाल के पूरा हमने बता दिया है। राइट, अच्छी बात है। What is the value of electron gain enthalpy of Na plus if IE1 of Na is 5.1 electron volt? Na से Na plus ये है आयनाइजेशन एनर्जी और इसमें लगते हैं 5.1 डेल्टा H is plus 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na plus का मतलब है जब Na plus इलेक्ट्रॉन लेकर Na बना ले, तो ये उल्टा ही तो है, तो डेल्टा H कितना होगा -5.1 इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na is just उल्टा ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na plus, जस्ट उल्टा। देखिए वो +5.1 रहते हैं -5.1 होगा, खाली भाषा देखिए फिर है बस। अरे हाँ बात तो सही है, ध्यान से देखिए बिल्कुल। और अब माया जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, गोइंग फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, घट जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन पर, क्लोरीन पर ब्रोमीन, और लल्लू में लल्लू है आयोडीन। ठीक है, अच्छी बात। Pauling scale of electronegative elements helps to determine, it helps to determine polarity of bond, yes, atomic radius, covalent nature of element। वैसे पॉलिंग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत चालाकी से निकाली थी, उन्होंने निकाली थी बॉन्ड एनर्जी क्या था। अच्छा, लेकिन उसकी मदद से कैलकुलेट क्या कर सकते थे? एक्चुअली आप चाहें तो कोवेलेंट नेचर भी कुछ हद तक निकाल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है तो कोवेलेंट नेचर है, ज्यादा है तो आयनिक है। रेडियस नहीं निकाल सकते, डायपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स का अंदाजा लगा सकते हैं अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, बाकी में तो वेक्टर समझना पड़ता है। बॉन्ड की पोलैरिटी को तुरंत निकाल सकते हैं, तो कुछ हद तक तो ए सी डी तीनों निकाल सकते हैं, पर सबसे अच्छा क्या डिटरमाइन होगा? बॉन्ड की पोलैरिटी। क्यों? एक बॉन्ड में दो एटम्स को देखना है और कुछ नहीं देखना। जैसे सी में ज्योमेट्री चाहिए, लोन पे होना चाहिए, ए में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है पर दोनों मेटल्स हैं तो वो मेटलिक बॉन्ड हो जाएगा, तो कोवेलेंट नहीं रहेगा। तो ए और सी में कुछ में कर सकते हैं, कुछ में नहीं। डी तो हमेशा कर सकते हैं, बॉन्ड की पोलैरिटी तो हमेशा निकाल सकते हैं, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज दिल्ली डी। एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन गन फॉर्म्स कौन है? ये पोटेशियम है। ग्रुप एस ब्लॉक का ग्रुप 1 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखिए, तो ये पोटेशियम मेटल है तो बेसिक ऑक्साइड्स बनाएगा। जी हां, ये बहुत मस्त बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। K2 मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। ऐसा Which of the following order is wrong with respect to the property mentioned? कौन सा ऑर्डर गलत है प्रॉपर्टी के लिहाज से? अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या है? वेल डाउन द ग्रुप एसिडिक नेचर बढ़ जाता है, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन IE1 ना, लिथियम से बेरिलियम बढ़ती है, बोरॉन कम हो जाती है, ये गलत है, तो कार्बन बढ़ जाता है। बेसिक नेचर बढ़ रहा है, ठीक है। आयनिक रेडियस बढ़ रही है, ठीक है। गलत कौन सा है? बॉम्बे बी, आयनाइजेशन एनर्जी का विस्तार से ग्राफ अपना दिखाया था, वही कांसेप्ट लग रहा है यहां पे, देख चुके हैं, ठीक है। द कॉज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप इज लिथियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और एल्यूमिनियम, बोरॉन और सिलिकॉन, ये तीन ऐसे हैं जो बड़े मैच करते हैं, अपने खानदान से ज्यादा पड़ोसी से मैच करते हैं। ये डायगोनल रिलेशनशिप कहलाती है। क्यों होती है? क्योंकि इनमें सिमिलर आयनिक और एटॉमिक रेडियाई आ जाती है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। वैसे तो पोलराइजिंग पावर सिमिलर हो जाती है, उसका अक्सर कारण ये है कि इधर गए तो रेडियस घटी, नीचे गए तो बढ़ी, आसपास आ गई, ऐसा कह सकते हैं। बहुत अच्छा तो नहीं, ठीक है, चला लेंगे। बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम exhibit many properties which are similar, but the two elements differ in diagonal relation है बेरिलियम एल्यूमिनियम में, तो प्रॉपर्टीज मिलती हैं। फर्क क्या होता है? इन फॉर्मिंग कोवेलेंट हैलाइड नहीं, दोनों कोवेलेंट हैलाइड्स बनाते हैं, सच है। फॉर्मिंग पॉलीमरिक हाइड्राइड्स, हाइड्राइड है BeH2, ये पॉलीमरिक होता है, और AlH3 इतना पॉलीमरिक नहीं होता, बात तो सच है। एग्जिबिटिंग मैक्सिमम कोवेलेंसी इन कंपाउंड, ये भी बात सच है। बेरिलियम हद से हद BH4 माइनस बनाता है, मैक्सिमम कोवेलेंसी है 4। एल्यूमिनियम AlF6 माइनस तक बनाता है, मैक्सिमम कोवेलेंसी है 6। ठीक है। एग्जिबिटिंग एम्फोटेरिक नेचर बोथ आर एम्फोटेरिक, तो ये डिफर नहीं करते, ये सच है। दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं तो वो मैच करते हैं, डिफर नहीं करते, तो ये आंसर नहीं। कोवेलेंट हैलाइड दोनों बनाते हैं तो ये भी आंसर नहीं है। पॉलीमरिक हाइड्राइड BeH2 पॉलीमरिक है, ये सच है। AlH3 वैसे तो डायमराइज कर जाता है, लेकिन हां सॉलिड स्टेट में विरोध कर सकता है। मैक्सिमम कोवेलेंसी का तो अंतर निश्चित है। क्यों? बोरॉन ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता, तो एक मिनट, ये Be है, BeH4 2 माइनस, ये बना सकते हैं। मैक्सिमम कोवेलेंसी या BeCl4 BeF6 बना देते हैं, BE समझ आता हूं, BeF4 2 माइनस हद से अधिक बना सकते थे। बेरिलियम ऑक्टेट नहीं एक्सपैंड कर सकता, सेकंड पीरियड का है। एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का होने के कारण ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है, इस वजह से एक फर्क है। इसमें मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 है और एल्यूमिनियम में 6 है, वो डिफर करते हैं, इसमें सत्य है, सीधे आंसर। चलो, खूब पढ़ा लिया हमने और खूब पढ़ लिया आपने, खूब जमकर रिवीजन कर लिया हमने पीरियोडिक टेबल का। इसी के साथ आज की कहानी होती है समाप्त। मत भूलना, ये रिवीजन ज्यादा जरूरी है आपके मेन लर्निंग से। क्यों? वो तो फसल बोने जैसा था और यहाँ पर हम फसल को तैयार कर रहे हैं काटने के लिए। फर्स्ट राउंड रिवीजन है ये, बिल्कुल तैयार रहिएगा, मत चुकिएगा। क्यों? आज के इस रिवीजन सेशन फॉर वीक है, राइट? देयर वी आर। पहला क्वेश्चन, व्हिच आर द फॉलोइंग स्पीशीज शो डेविएशन फ्रॉम ऑक्टेट रूल? ऑक्टेट रूल कहता है कि बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इसी चक्कर में एटम्स गिव करते इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं देते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। ऑक्टेट रूल में डेविएशन कौन-कौन दिखाता है? वेल, AlCl3, जी हां, Al का एल्यूमिनियम का बॉन्ड बनता है वो 3 Cl के साथ बनता है, तो 6 ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। धोखा है, 8 है ना। SF6 6 फ्लोरीन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सल्फर के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 है। और ये तो इसमें 6 तो कम है गई और 12 तो ज्यादा हो गई। जी नाम भी है हाइपोवैलेंट, मतलब हद से कम, और ये हाइपरवैलेंट। हाइपर हद से ज्यादा, हाइपो मतलब हद से कम, वैलेंट जिसकी वैलेंसी हद से ज्यादा हद से कम, ये नाम भी देते हैं कभी-कभी इनको। NO में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऐसे। इसमें भी नाइट्रोजन के पास आप चेक करिए 7 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8वां नहीं है। तो ऑक्टेट रूल किस में पालन नहीं होता? तीनों में ही नहीं होता। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीस। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीस। देयर वी आर। फॉर्मल चार्ज निकालना देखते हैं। इन फॉस्फेट आयन द फॉर्मल चार्ज ऑफ ईच ऑक्सीजन एंड द PO बॉन्ड ऑर्डर रिस्पेक्टिवली आर। बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन आप देखें तो हमें सबसे पहले फॉस्फेट आयन का स्ट्रक्चर बनाना होगा। वाओ, ये तो फॉस्फेट आयन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। जी हां, आप देखिए हर ऑक्सीजन पर 3 लोन पेयर ऐसे जिस पर माइनस चार्ज है। कुछ लोग ऐसे मान लेते हैं कि माइनस है तो लोन पेयर माइनस फॉर्मल चार्ज अलग लिखना चाहिए, लोन पेयर साफ-साफ लिखना चाहिए। एक लोन पेयर फालतू बना दिया, हटा देते हैं। क्यों? ऑक्सीजन का ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं हो सकता। न्यूट्रल ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर और माइनस चार्ज वाले पर 3 लोन पेयर, ऐसे ही है फॉस्फेट आयन। किस में रेजोनेंस होगी? बिल्कुल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, बिल्कुल। कैसे होंगे? आप देखिए, मैं आपको जस्ट एक और स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं ताकि आपको फील आ जाए कि मैं बोलना क्या चाहता हूं। ऐसे
अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 4 ऑक्सीजन है। हाँ जी, तो चारों में से किसी एक के पास आएगा डबल बॉन्ड और बचे हुए तीनों के पास आएंगे सिंगल बॉन्ड। कभी यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ डबल। 4 स्ट्रक्चर बनेंगे जिसमें बारी-बारी से चारों ऑक्सीजन एटम के साथ डबल बॉन्ड बनेगा। किसी एक के साथ डबल होगा तो बचे हुए 3 के साथ सिंगल बॉन्ड होंगे। और बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर होगा 1 2 3 4 5 5 बॉन्ड्स बनाए हैं और पीओ कनेक्शन कितने हैं? 4 4 फास्फोरस ऑक्सीजन के बॉन्ड्स हैं और हर एक में अगर टोटल मिला के 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो 1.25 बॉन्ड ऑर्डर है, मतलब सवा बॉन्ड। एक बॉन्ड से थोड़ा सा ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है 1.25। अच्छा, सवाई बॉन्ड आप कैसे कह सकते हैं? फॉर्मल चार्ज की बात करी थी बिल्कुल। क्या क्वेश्चन देखते हैं? फॉर्मल चार्ज ऑफ ईच ऑक्सीजन एटम। अब आप देखें कि पहली बात तो रेजोनेंस हो रही है। हाँ जी, और ऑक्सीजन एटम पर अगर फॉर्मल चार्ज की बात करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर क्या है 1 2 3 और 4। अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर वाली ऑक्सीजन पे अगर पहला कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर 0 था लेकिन यहाँ -1 होगा। टोटल कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे भाई? टोटल तो अगर आप ऐसे देखो तो 4 स्ट्रक्चर बनेंगे। डबल बॉन्ड कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। और 4 में से 1 2 3 3 पर है -1 है, इसमें 3 पर और टोटल ऑक्सीजन है 4 तो -0.75। -3 चार्ज 4 ऑक्सीजनों पर बंटा हुआ है तो हर ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होगा? -3/4 या -0.75 और बॉन्ड ऑर्डर 1.25। -0.75 और 1.25। वाओ, द आंसर इज सी। यस, द आंसर इज कैलकाटा सी। सुंदर चीजें आप देखें, हमने एक झटके में फॉर्मल चार्ज बॉन्ड ऑर्डर काफी कुछ ऐसा है जो कब्जे में ले लिया है और रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की भी बात करी है। राइट, एक और देखते हैं। इफ एक्स एक्सिस इज द मॉलिक्यूलर एक्सिस देन पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ। अगर न्यूक्लियाई एक्स एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस मान लीजिए, एक एटम यहाँ है और दूसरा एटम यहाँ है। एस ऑर्बिटल्स तो कभी पाई बना ही नहीं सकती तो इसको तो बगैर लिखे आउट कर दीजिए। हाँ जी, पीएक्स और पीवाई ना, भले ही बॉन्ड सिग्मा, अच्छी बात ध्यान से सुनना, अगर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो पीएक्स और पीएक्स ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा, पीवाई और पीवाई ओवरलैप करेंगे अलग अलग एटम्स के तो पीजेड और पीजेड करेंगे तो सिग्मा बन जाएगा। कब शर्त है कि पीएक्स और पीएक्स अलोंग एक्स एक्सिस आए, पीवाई या पीवाई अलोंग वाई एक्सिस आए, पीजेड पीजेड अलोंग जेड एक्सिस आए, तब तो बनेगा सिग्मा। किसी भी और एक्सिस के अलोंग आ जाए तो बनेगा पाई। और पीएक्स और पीवाई में तो बॉन्ड बनता ही नहीं भाई। कैसे? आप देखिए, मान लीजिए ये पीएक्स है जी, अलोंग एक्सिस आ रहे हैं, और पीवाई कैसा है? पीवाई ये होता है, ये वाई एक्सिस है। अभी मान लीजिए ये इधर आते 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 यहाँ आ गया और ऐसे ओवरलैप करने लग गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, प्लस प्लस माइनस। आप देखिए क्या होगा, ये एक मिनट ऐसा है। पी ऑर्बिटल्स एक फेज है प्लस, उसमें आधा प्लस से ओवरलैप करेगा, माइनस से, दिस इज नो बॉन्ड एट ऑल। ये पीएक्स है और ये पीवाई है, नॉनसेंस है, ये कोई बॉन्ड नहीं बनता है। पीजेड और पीजेड, हां पीजेड और पीजेड अलोंग एक्स एक्सिस आ रहे हैं, ये है जेड एक्सिस और ऐसे लगा रहे हैं इस तरह से। वाओ, तो साइडवेज ओवरलैप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओ तो कहीं वो पाई बॉन्ड ना बना ले, बिल्कुल बनाएंगे। ये और पीएक्स पीएक्स ये तो सिग्मा बनाएंगे, ये पीएक्स है दूसरा पीएक्स है, ऐसे आ गए, बन गया सिग्मा। बॉन्ड जरूर बनेगा, ए में बॉन्ड ही नहीं बनेगा, ये पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, सॉरी ए में भी सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा और डी में भी सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, बी में बॉन्ड नहीं बनेगा और सी में बनेगा पाई बॉन्ड। देयर वी आर। ऑर्बिटल्स कौन सी ओवरलैप करके कौन सा बॉन्ड बनाती है, पूरा कांसेप्ट कवर किया है इसमें हमने अपने इस सेक्शन में। देख लीजिए अच्छे से, साइडवेज ओवरलैप करी और पाई बॉन्ड बना, बड़ा प्यारा काम है, ऐसे होता है, अच्छी बात है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैज टू नोडल प्लेन्स? एमओ के नोडल प्लेन्स पता नहीं है। हां जी, सिग्मा 2s, एक है s ऑर्बिटल और ये s ऑर्बिटल, इन्होंने ओवरलैप करा। हां जी, और यहां पर बन गई एमओ ऐसे, तो ये है सिग्मा 2s। सफेद वाली, पीली वाली क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल थी बॉन्ड बनने के पहले, जब बॉन्ड बन गए तो एटॉमिक ऑर्बिटल एक तरह से गायब हो गई और बच्चे खाली गोल मटोल मस्त बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिग्मा 2s। इसमें कोई नोडल प्लेन दिख रहा है आपको? दो तो बहुत दूर की कॉल है, एक भी नहीं दिख रहा। आहा, क्या ए आंसर है? सॉरी, ए आंसर नहीं। पाई स्टार 2py, ये क्या है? ये है एक्स एक्सिस बच्चों और ये है वाई एक्सिस। 2py, तो py तो देखें हम, ये है py और ये है py और पाई बॉन्ड बना रहे हैं तो मैंने साइडवेज ओवरलैप दिखा दिया। अब पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग बनाई है, पी ऑर्बिटल प्लस माइनस होती है, एंटी बॉन्डिंग है तो उल्टा माइनस प्लस करते हैं, ऐसे। जी हाँ, ऐसे। क्या आप जानते हो कि ये तो पहले से ही नोडल प्लेन है बीच में? हाँ जी, और जब ये और ये ऑपोजिट हैं, जब ये और ये ऑपोजिट हैं तो बालक को ये देखो कि ये भी नोडल प्लेन यहाँ बना लिया। क्यों? ऑपोजिट में उसको काट डालेंगे तो नोडल प्लेन बन जाएगा। इस तरह से, जी हाँ, इस तरह से, ऐसे बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 नोडल प्लेन्स। वाओ, दो हैं क्या? एक्जैक्टली 2 ही हैं। ये तो आंसर आ गया। हाँ, और इसके तो सी और डी में सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं सीओडी स्केच करके दिखा देता हूं ताकि आपका रिवाइज हो जाए। पर आंसर हमारा आ चुका है पाई 2py। पाई 2py कैसा होता है? ये पाई स्टार था, पाई में क्या होता है मैं वो बना के दिखा देता हूं, प्लस माइनस, और यहां पर भी ये प्लस माइनस होता है। तो नोडल प्लेन खाली एक रह जाता है, कौन सा? ये वाला। इनमें तो बात बड़ी अच्छी से जुड़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें नोडल प्लेन्स की संख्या यहां 0 थी, यहां 2 है, यहां 1 है। और सिग्मा स्टार 2pz, इसमें क्या होगा? pz है, मान लीजिए हमने कहा ये z एक्सिस है, ये वाली वर्टिकल एक्सिस हमने कहा मान लीजिए z एक्सिस, जैसे कहना चाहिए। तो बच्चे एक है pz, हां जी, और दूसरा है pz। ऐसे कर रहे हो, सिग्मा बोले अलोंग द एक्सिस आएगा और प्लस माइनस और माइनस प्लस। ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है तो ऑपोजिट ओवरलैप करते हैं इसलिए। अच्छा, सही है। नोडल प्लेन्स की संख्या क्या होगी? जो पी ऑर्बिटल्स हैं उनके खुद के पर्सनल नोडल प्लेन तो पहले से ही हैं, ये क्या थे? तो पहले से थे। और यहां पे जब आपने ओवरलैप कराई, जो नया तमाशा रचा, तो यहां पे आपने उल्टी चीजें ओवरलैप करा दी। हां जी, तो आपने नया नोडल प्लेन यहां बना दिया। ऑपोजिट साइड होते तो नोडल प्लेन आ जाएगा, जैसे ऑर्बिटल है, दोनों पीपी हैं, दोनों डी ऐसे सिमेट्री है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जैसे यहां हो रही है तो कोई एक्स्ट्रा नोडल प्लेन नहीं आएगा। तो इसमें तो 3 आ गए। हां जी, आंसर पाई चुका था बॉम्बे भी बिल्कुल। और इसी बहाने पूरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के स्केचेस कैसी दिखती हैं, एमओस नोडल प्लेन्स कैसे हैं, दिव्य भव्य दर्शन कर लिए हमने सारे प्यारे प्यारे। ठीक है, देखिए ऐसे, ये तो बड़े अच्छे डायग्राम है और ये हमने कंप्यूटर पर स्केच कर लिया। आपको एग्जाम में हाथ से बना के वैसा देखना होगा जैसे मैंने आपको बना के दिखाया है, प्लस आना जाएगा, आपको रट्टा भी पड़ेगा, बड़ी तुरंत जाएगा। व्हिच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज प्रेजेंट इन SO3? क्या है ये? क्या है? लोग पूछ रहे हैं SO3 में ओवरलैप क्या? ओवरलैप क्या होता है? बॉन्ड बनता है। तो किस ऑर्बिटल के किन ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बॉन्ड बना है? और पी पाई ये सब बोला है। तो एसेंशियली सिग्मा बॉन्ड्स बने तो होंगे, पूछा नहीं। SO3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बच्चों SO3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, 3 SO बॉन्ड्स हैं, तीनों डबल बॉन्ड्स हैं।
सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp2 ट्राइगोनल प्लेनार। अगर आप देखें कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमको दिख नहीं रहा है अच्छे से, दोबारा बना रहा हूं मैं, आपको अच्छे से दिखना है तो sp2 को बना रहा हूं, देखिए से ये s o o और o, वाओ ये क्या है, ये है SO3। हाँ जी, और SO3 में भी ट्राइगोनल प्लेनार तो हुई क्या, हाँ। अब पाई बॉन्ड बनना है, अच्छा सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन कितना है बच्चों sp2, तो ये sp1 2 और 3 जो बॉन्ड बनाए ना सल्फर में, उसने sp2 के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को उसमें खर्च कर लिया है। हाइब्रिड ऑर्बिटल बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ध्यान दो, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड्स। हाँ जी, नीट के पेपर में कई बार आता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म ओनली, इस पे बेस क्वेश्चन आते हैं ना। तो अभी जो पाई बॉन्ड है इसमें पक्का अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे, तीन पाई बॉन्ड बनाने। हाँ जी, कौन सी होंगी, एक काम करें सल्फर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें। सल्फर क्या होता है, नियॉन 3s2 3p4 और ऐसे ये था 3s2 3p4, गुड इनफ, अरे शानदार है ना। और फिर हमने कहा जिसका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह कराएंगे, इससे बॉन्ड बॉन्ड बनवाएंगे, फिर 3s 3p 3d। अब आप ये बताओ कि अगर मुझे sp2 हाइब्रिडाइजेशन कराती है, मुझे तीन ऑर्बिटल चाहिए जो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, तो हाफ फील्ड होनी चाहिए। हाँ जी, तो मैं एक एक इलेक्ट्रॉन को बाहर जंप करा दूंगा ऐसे, तो ये है ग्राउंड स्टेट, मैं ले आऊंगा एक्साइटेड स्टेट में, तो मैं कहूंगा देख, और दो इलेक्ट्रॉनों को बाहर पटक दूंगा 3d में, तो 3s 3p और 3d हो जाएगा, और मैं कहूंगा देखो मेरे पास sp2 है सही, इनकी तो करा दो मिक्सिंग, sp2 के तीन बन गए। हाँ जी, उनसे क्या होगा, उनसे बाबू ये होगा कि तीन सिग्मा 1 2 और 3, तीन सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे ऐसे। अच्छा, लेकिन अपने पास ये बच गए हैं, हम बचा देना, ये क्या है 3p और 3d, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, और ये अनहाइब्रिडाइज्ड है। जी हाँ, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये क्या करेंगे, ये जरूर पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो तेरी और ऑक्सीजन, ये तो सल्फर का हो गया, सल्फर का एक p ऑर्बिटल और दो अलग-अलग p ऑर्बिटल से ये बनाएंगे पाई बॉन्ड। ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन के पास p ऑर्बिटल तो है नहीं, लेकिन p ही है, तो p से पाई बॉन्ड बनाएगी बेचारी, तो p पाई तो पक्का है, ऑक्सीजन का जो है p पाई तो पक्का है, d पाई तो असंभव है, क्यों, सिंस O डज नॉट हैव d ऑर्बिटल्स, लो लाइन ऑर्बिटल्स नहीं, तो ऑक्सीजन में तो d पाई हो नहीं सकता ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि p पाई का मतलब एक ऑर्बिटल इसमें ऑक्सीजन का है, दूसरा ऑर्बिटल सल्फर का है, तो ऑक्सीजन तो हमेशा p ही यूज करेगी, d उसके पास नहीं। सल्फर क्या करेगा, कभी p यूज करेगा और कभी d यूज करेगा, एक में p और दो में d यूज करता है। अच्छा, तो p पाई है, हाँ है, p पाई भी है, हाँ वो भी है, तो बोथ है, हाँ बोथ है, तो आंसर क्या है, आंसर है d, बोथ a एंड b। और वे वाह, तो सही है, अरे ये सही है, बिल्कुल सही है। डन 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 डन। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पाई बॉन्ड इज, पाई बॉन्ड के बारे में सत्य क्या है, ए, अ पाई बॉन्ड इज द सेम स्ट्रेंथ एज अ सिग्मा बॉन्ड, नॉनसेंस। अ पाई बॉन्ड कैन होल्ड 4 इलेक्ट्रॉन्स, नॉनसेंस, दो ही होते हैं, दो ऊपर दो नीचे की बात से कुछ नहीं होता है सर। अ पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा, ये सही है। अ पाई बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स अलाउज रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन एक्सिस, बिल्कुल नहीं, पाई बॉन्ड बनने से फंस जाता है और फिर रोटेशन बंद हो जाता है, डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन नहीं करा सकते, और तभी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आता है, एल्कीन स्टेट ड्यूड, बातें ये सब ए बी डी आबाद है बर्बाद, सी इज द आंसर, यस सी इज द आंसर, बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ पाई बॉन्ड। आइए वक्त है हीरे तलाशने का, देखने का। कार्बन एटम्स इन डायमंड आर बॉन्डेड टू ईच अदर इन अ कॉन्फिगरेशन, डायमंड में कार्बन एटम्स कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। वाओ, sp3 हाइब्रिडाइज्ड और टेट्राहेड्रल है, जी हाँ, एक्सटेंडेड थ्री डायमेंशनल जायंट नेटवर्क है। हर कार्बन, गौर फरमाइए, टेट्राहेड्रल चार दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, हर कार्बन चार दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, एक के चार फिर इसके चार, इसके चार, इसके चार, ऐसे ऐसे चलता था और पूरे 3D स्ट्रक्चर बड़ा जायंट बढ़िया वाला बनता है। राइट राइट, तो उत्तर क्या होगा इसका, टेट्राहेड्रल, क्यों, क्योंकि कार्बन एटम्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, इसके कार्बन के किसमें, इन डायमंड। ग्रेफाइट में कितने होते हैं, ग्रेफाइट में sp2 होते हैं, तो प्लेनार, ट्राइगोनल प्लेनार। Which of the following are isostructural as well as isoelectronic pair? Isostructural का मतलब क्या होता है, जिनका स्ट्रक्चर सेम है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक, जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। बैलेंस शेल की बात नहीं, टोटल अंदर बाहर सब गिन लो, अगर नंबर इलेक्ट्रॉन सेम है तब कहेंगे भाई आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। अच्छा सही है। स्ट्रक्चर किसका सेम है, साइनाइड आयन, दो ही एटम तो लीनियर हो सकते हैं, और SOF2, साइनाइड sp है और ये sp3, इसकी sp3 की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल पर बेस्ड है, अमोनिया लाइक स्ट्रक्चर SOF2 का, साइनाइड तो लीनियर है, तो क्या वो आइसोस्ट्रक्चरल है, नॉनसेंस नहीं। आगे देखो, BrF2 प्लस ICl2 प्लस एक जैसी चीज है, BrFF, ये हो गया BrF2 प्लस, इस तरह का। और भी स्ट्रक्चर्स बना सकते थे इसमें थोड़े बहुत, कैसे ये जो प्लस चार्ज है, चाहते तो थोड़ा सा इसको यहाँ से ये रेजोनेट करा देता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन कुछ भी आप करा लो, इस तरह से ये बन जाता है। और ये बात पक्की है कि ये एटम कैसा है, ये sp3 है, sp3 है, और ये बेंड है या एंगुलर है, तो जैसे पानी का होता है, जी हाँ, Cl O2 माइनस, ये भी sp3 है, ये भी बेंड या एंगुलर है, तो ये एक जैसा स्ट्रक्चर तो हो गया, हाँ हो तो गया, और ये भी एक जैसा स्ट्रक्चर हो गया, बिल्कुल। तो ये दोनों आइसो स्ट्रक्चरल तो हैं। क्या आइसोइलेक्ट्रॉनिक भी है, क्या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है इनमें, अभी गिन के देखना पड़ेगा, आप देखें। ऑक्सीजन और फ्लोरीन तो पास पास ही खानदान में बहुत फर्क नहीं है, और Cl और Br में तो एक शेल का अंतर है, एक एक्स्ट्रा शेल आगे तो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा जाएंगे, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक तो नहीं होंगे, नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिनते से बैलेंस नहीं गिनते, ये जरूर आइसोइलेक्ट्रॉनिक भी है। आप देखिए Br यहाँ है, Br यहाँ है, O2 माइनस और F2 प्लस में आप जोड़े टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही आएंगे, तो यस दे आर वेरी मच आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आयोडीन और क्लोरीन कभी बराबर हो सकते हैं, ये भी ऑटोमेटिक से, करेक्ट आंसर इज कैलकाटा, सी। कैन यू सी दैट आंसर इज सी, वी कैन सी दैट वेरी वेल, परफेक्ट। वेस्ट पार्क थ्योरी पे हम आ चुके हैं। स्पीशीज हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ 180 डिग्रीज बॉन्ड एंगल्स इन द फॉलोइंग इज, 180 डिग्री के एंगल्स की मैक्सिमम संख्या इसमें है। अच्छा, और हमारे पास XZF4, इसके ऑपोजिट ये है, इसके ऑपोजिट ये है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, इसमें दो है 180 डिग्री के एंगल। PCl5 ये ऑपोजिट है, इनमें एक ही 180 डिग्री एंगल। SiCl4 टेट्राहेड्रल है, सारे एंगल 190 डिग्री 28 मिनट है।
कोई 180 डिग्री है ही नहीं। IF7 पेंटागन में कहीं 180 डिग्री आएगा नहीं, टॉप और बॉटम ही है, तो ये एक है। वाओ, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वालिटी डिग्री बॉन्डिंग किसमें होगा? XZF4 में होगा। जी हाँ, वो XZF4 में होगा, राइट। sp3t, sp3 3, ये हाइब्रिडाइजेशन से देख लीजिए। कंपेयर द बॉन्ड एंगल ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। अच्छा, बॉन्ड एंगल की तुलना करते हैं FFF और CFFF सेम है, लोन पेयर सेम है, और यहाँ Cl था, यहाँ PR। ओ माय गॉड, अब क्या होगा? आप देखें और ऑप्शंस के पूछें कि वो कम है, ज्यादा है, बराबर है, क्या होगा? बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं कैसे? आप देखिए कि जैसे जैसे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगी, जैसे जैसे सेंट्रल एटम Cl की वजह PR आ गया, तो इलेक्ट्रॉन और दूर चले गए, खींचकर इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में एवरेज डिस्टेंस पहले यहाँ पास थे तो कम था डिस्टेंस, रिपेल करते थे और फैला करते थे। अगर एवरेज डिस्टेंस बॉन्ड्स के बीच का कम हो गया, अगर एवरेज डिस्टेंस के रिपल्शन सॉरी अगर एवरेज डिस्टेंस बॉन्ड्स के बीच का बढ़ गया, तो आप देखें कि अब वो उतना रिपेल नहीं करेंगे, उतना रिपेल नहीं करेंगे तो लोन पे पटक पटक के उनको पिचका देगा और x विल बिकम लेस देन y। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है, जी हाँ, और उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज से जुड़ा हुआ है और लोन पे भी है, हाँ भाई हाँ, तो बॉन्ड एंगल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा, डाउन द ग्रुप इस तरह से आप चलते हैं तो बॉन्ड एंगल कम हो जाते हैं, यही दिख रहा है x is less than y। फॉर्म में B is the answer, indeed B is the answer। बॉन्ड एंगल्स की बड़ी सेंसिटिव बात करी हमने, देखी है। Which of the following statements is not correct? A, hybridization is the mixing of atomic orbitals before their combination into mother orbitals। sp2 hybrid orbitals are formed from 2p and 1s, ये भी सच है, आंसर नहीं, ये सच है पर आंसर नहीं है। C, sp3d hybrid orbitals are directed towards corners of regular electron, ये भी सच है, आंसर नहीं है, तो D होगा। sp3d hybrid orbitals are all at 90 degrees from one another, झूठ है ये, sp3d ऐसा होता है। दो लोकेशंस हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल एक दूसरे से 120 डिग्री पर है, एक्सियल वर्टिकली ऑपोजिट है, सारे के सारे 90 हैं, बिल्कुल नहीं है, 20 के आंसर। When the hybridization state of carbon atom changes from sp3 to sp2 to sp, the angle between hybridized orbitals 109 डिग्री 28 मिनट से 120 डिग्री से 180 डिग्री पर आएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में एंगल बढ़ जाएगा, इट इंक्रीजेस ग्रेजुअली, लगातार बढ़ जाता है। और तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर डिक्रीज करेगा तो इंक्रीज निकलेगा, इंक्रीज करेगा तो डिक्रीज निकलेगा, तो ऑल ऑफ दिस ऑब्वियसली स्टूपिड ऑप्शन है, बॉम्बे इज द आंसर, यस इंडीड इट इज द आंसर। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ xenon and XeO2F2 and its shape are XeO2F2, इसमें xenon का हाइब्रिडाइजेशन, उसका शेप कैसा है, ये हमसे पूछा है, क्या कहेंगे हम, बताइए। वेल हम कहेंगे कि देखो 1 2 3 4 5, स्टेरिक नंबर इज 5, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3t, और एक लोन पेयर है तो ये सीसॉ स्ट्रक्चर, लंबा सीसॉ जैसा भी। बॉम्बे बी इज द आंसर, यस बी इज द आंसर, ऐसा ठीक। CCl4 है जीरो डायपोल मोमेंट, सत्य है, क्यों? इट इज प्लेनर स्ट्रक्चर, इट इज रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, सिमिलर साइजेस ऑफ कार्बन क्लोरीन, नहीं बिल्कुल गलत बात है, सिमिलर इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज ऑफ कार्बन क्लोरीन, ए सीओडी तो गलत ऑप्शन है कि बी आंसर बचता है, लेकिन पूरा रीजन फील नहीं आती, जीरो डायपोल मोमेंट बिकॉज़ ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, क्यों? क्योंकि अगर आपके पास इस दिशा में डायपोल मोमेंट है और यहाँ है और यहाँ है और यहाँ है, ये सब कैंसिल हो जाते हैं, ये सब कैंसिल हो जाते हैं और आपको म्यू जीरो मिल जाता है, बिकॉज़ वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर डायपोल मोमेंट्स इन CCl4 इज जीरो। टेट्राहेड्रॉन परफेक्टली सिमेट्रिक है, तो सारे डायपोल मोमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। अच्छी बात। The number and type of bonds between two carbon atoms in calcium carbide is calcium carbide में क्या सीन होगा, कैसे बॉन्ड होंगे? सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स, ऐसा। According to molecular orbital theory, which are the following statements about magnetic character and bond order regarding O2 plus is correct? O2 plus का कैसे लिखेंगे? बड़ा आसान है, O2 आपको याद रखना चाहिए पैरामैग्नेटिक है, उसमें 2 अंतर इलेक्ट्रॉन है और वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन आता है। तो जैसे ही आप O2 प्लस बनाएंगे, आपने आउटर मोस्ट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। अच्छा, ये क्या क्या बता रहे हो आप? मैं आपको करके दिखाता हूं। ये देखिए, ये O2 का शुरू का ढांचा है, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, 2s और 2s कंबाइन करते हैं तो सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s बनाते हैं। लेकिन 2p और 2p कंबाइन करेंगे ना, अब यहाँ पे 1 2 3 4, बच्चों बनो होशियार, ऐसा है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बन जाता है। वाओ, ये क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बच्चों O2, एक इलेक्ट्रॉन ऑर्डर गिवेंगे O2 प्लस, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अपॉन 2, ये काट देंगे एक दूसरे, ये काट देंगे, बचा कितना? ये बचा। अच्छा सही है, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 2 4 2 6, एंटी बॉन्डिंग में 1 अपॉन 2 यानी कि 2.5, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर है O2 प्लस का, जी हाँ 2.5 बॉन्ड ऑर्डर है। और मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है? पैरामैग्नेटिक है, ऑफ कोर्स, क्यों? क्योंकि उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पैरामैग्नेटिक एंड बॉन्ड ऑर्डर इज मोर देन ऑफ O2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, सत्य है। अरे ए सही हो गया, जी हाँ ए सही हो गया, बस। Arrange the following in increasing order of stability, स्थायित्व के बढ़ते हुए क्रम में लगाएं, O2 N2 Li2 H2, ये अपने स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड है और कुछ नहीं। बॉन्ड किसका अच्छा है? O2 का होगा बॉन्ड ऑर्डर 2 3 1 1। अच्छा, और चीप, ये सबसे सस्ते बॉन्ड किसके हैं? 1 वाले, और सबसे महंगा सबसे तगड़ा बॉन्ड है नाइट्रोजन, ये सही लग रहा है, ये तो गलत ही है, सीओडी आउट हो गए। अब बचता है O2, O2 के बाद N2 का O2 होना चाहिए, क्यों? 3 2 1 1। H2 Li2 में वीक कौन होगा? जो बड़ा होगा, बड़ा कौन है? लिथियम, तो लिथियम वीकेस्ट ऑफ ऑल है, एंड द करेक्ट आंसर इज बॉम्बे, सॉरी आगरा ए। और अहमदाबाद क्यों नहीं? आप अहमदाबाद कर लीजिए, आगरा कर लीजिए, आप पूछिए, ठीक ऐसे। And this brings us to the next question, which says, use the data below to construct, oh my God, a Born-Haber cycle to determine the lattice energy of calcium oxide. जहाँ नीलों Born-Haber cycle बनवा डाली, हाँ तो बनवाएंगे, आइए बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनाएंगे। क्या होता है? यही बना के दिखाता हूँ आपको। Born-Haber cycle होती क्या है? बच्चे बड़ा डरते हैं इससे, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सरल होती है। आपने क्या बनवाना है? पहले तो एक एरो बनाइए। क्या एरो से आप डर गए? नहीं। और लैटिस एनर्जी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मांगता है आपको, तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड लिख लीजिए, प्रोडक्ट
आपको इसको बनवाना है एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट से, तो एलिमेंट है कैल्शियम और ऑक्सीजन, और स्टैंडर्ड स्टेट कैल्शियम की है सॉलिड, ऑक्सीजन की है O2 गैस। बैलेंस कर लीजिए। एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट से वन मोल ऑफ कोई सॉलिड बनता है, तो ये चीज कहलाती है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इस रिएक्शन का डेल्टा H होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या वो दे रखा है? ओ माय गॉड, वो दे रखा है, वो कितना है? दिस इज -635 किलो जूल्स। ठीक है। अच्छा, एक बात और बताइए, लैटिस एनर्जी की बात कर रहे हैं, लैटिस एनर्जी बोलते किसको? जब गैसियस आयंस से, क्या क्या बोला? जी हाँ, सही बोल रहा हूँ। जब गैसियस आयंस से मिल जाए वन मोल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो जो एनर्जी रिलीज है वो कहलाती है लैटिस एनर्जी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ये है लैटिस एनर्जी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, और यही तो पता लगानी है। कैल्शियम सॉलिड से बनाओ कैल्शियम गैस, और उससे 2 इलेक्ट्रॉन छीन लो, तो कैल्शियम सॉलिड से बनाया गैस, कितना खर्चा आया? 193। और कैल्शियम से क्या किया? एक एक करके जितने तिल कर मारना कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन नोचा, फिर दूसरा भी नोच लिया। पहला इलेक्ट्रॉन नोचने में 590 का खर्चा आया, दूसरे में 1010 का खर्चा आया। ठीक, ये क्या है? 2O से बनी O2। अगर ऑक्सीजन जुड़कर बना रही है O2, तो लगता है तो रिलीज होता है -498। अगर उल्टा चलना पड़ा, O2 ये O2 इसको तोड़ा और बनाई O, तो ये माइनस का हो जाएगा, +498 अपॉन 2 दिया जाएगा। अपॉन 2 कितना गया? आधा है ना बाबू, इसलिए यहाँ एक O2 थी, यहाँ हाफ O2 है, तो हाफ नहीं होगा, हाँ होगा, तो कितना हो जाएगा? ये होगा 249। ठीक, और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन खिलाओ तो बनेगा O-, और खिला दो तो बनेगा O-2। ठीक है। जब पहला इलेक्ट्रॉन खिलाया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज हुई -141, और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन खिलाया तो एब्जॉर्ब हुई 878। गजब। ठीक है। वो तेरी एक तो साइकिल बन गई। जी हाँ, एक साइकिल बन गई। लोग से बड़े प्यार से कहते हैं बॉर्न हेबर साइकिल। यहाँ से यहाँ आना है आपको, 2 रास्ते हैं, या तो सीधे आ जाए, और या तो यहाँ से ऐसे घूम कर आए, ये दोनों ही बॉर्न हेबर। अच्छा, दोनों ही रास्ते हैं। अगर दोनों ही रास्ते हैं तो डेल्टा कितना होगा? दोनों रास्तों का सेम होगा, पर इस रास्ते का तो सीधा है। हाँ, कितना है? इस रास्ते का तो है खाली -635। हाँ जी। और जब यहाँ ऐसे घूम कर आ रहे हैं, पूरा यहाँ घूम कर आ रहे हैं, तो इसका डेल्टा कितना है? सारे डेल्टा जोड़ दो, सारे जोड़ दो, और कितना आ जाएगा? या जाएगा, अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, इसमें क्या सिंपली जोड़ना होता है, और बच्चे इसमें मैथ्स में गलती कर देते हैं। आप एक के नीचे लिखो, जैसे 193, फिर इसमें 590, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जैसे वो गणित वाले चाय खाने की कॉपी में करते हैं ना, वैसे लिखना चाहिए। 193, फिर क्या है? लिख लिया 249, टिक लगा रहा हूँ, 590, 1010, ये माइनस है, इसको बाद में देखेंगे, 878, इसको जोड़ लो, कितना आया? 9 3 12 और 8 20, 9 2 11, 11 10 21 21 25 32, 3 3 6 6 5 11 और 8 19, 2920 आता। इसमें छूट नहीं गया, ये छूट गया। अच्छा, तो -141 भी कर लो, पहले जब पूरा ठंडा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 में 1 गया 9, 11 में 4 गया 7, 8 में गया 7, ये तो -635 बराबर है 2779 प्लस लैटिस एनर्जी। तो भाई लैटिस एनर्जी कितनी हो जाएगी? -635 -2779, 9 5 14, 1 7 13 14 और 3, -3414 किलो जूल्स। चलो कि आगे लैटिस एनर्जी बिल्कुल साफ सुथरा काम है, अगर इसे करोगे इससे जल्दी हो जाएगा। जितना खिचपिच करके जल्दी से करोगे, गलती होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। और ये तो आ गया जी, हाँ ये आ गया, दे दिया। आंसर इज -3414 किलो जूल्स। डन 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 डन। ठीक है, बॉडी की साइकिल कैसे बनाते हैं सब बता दूंगा। ठीक, आउट ऑफ द गिवन कंपाउंड्स आइडेंटिफाई द लीस्ट कोवेलेंट कंपाउंड। फ्रांस टूल्स, लीस्ट कोवेलेंट कंपाउंड। फ्रांस टूल्स कहते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर कब ज्यादा होता है? जब पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन हाई हो तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन लेस रिलीज पूछा है, तो लेस हो कैटायन की पोलराइजिंग पावर और लेस हो एनायन की पोलराइजेबिलिटी है। ये क्या होती है? एनायंस का लल्लू पना कि कोई उनके इलेक्ट्रॉन खींच ले, घसीट और उसे खिसक वाले उसको रोक न सकें, तो वो कहलाती है पोलराइजेबिलिटी। और मेरे पास है नाइट्राइड, मेरे पास है ऑक्साइड, मेरे पास है कार्बाइड, और मेरे पास है फ्लोराइड। मोस्ट पोलराइजेबल कौन है? जिसका माइनस चार्ज ज्यादा है, मोस्ट पोलराइजेबल। और आपके पास है एल्यूमिनियम 3+, मैग्नीशियम 2+, सिलिकॉन 4+, और कैल्शियम 2+। इसमें मोस्ट पोलराइजिंग सिर्फ आपको याद रखने की कुछ नहीं है। तो सिलिकॉन कार्बाइड इज मोस्ट कोवेलेंट, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है सिलिकॉन कार्बाइड का। तो मोस्ट नहीं पूछा, लीस्ट पूछा है, तो मोस्ट को भी आपने मेरे को रिवाइज कराना है, तो सारे कंसेप्ट बोलते रहते हैं। लीस्ट कैसे निकालूंगा? लीस्ट पोलराइजिंग पावर है +2 की, तो मैग्नीशियम +2, और लीस्ट पोलराइजेबिलिटी है किसकी? वेल ऑक्साइड या फ्लोराइड की। लीस्ट पोलराइजेबिलिटी तो फ्लोराइड की, पूरी बात। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम है। डाउन देखो पाते हैं, साइज इंक्रीजेस तो पोलराइजिंग पावर डिक्रीजेस, तो लेस पोलराइजिंग पावर कैल्शियम की है, क्षमा चाहता हूं, लेस कैल्शियम की। और लीस्ट पोलराइजेबल फ्लोराइड है। तो हमारा जिगर का टुकड़ा CaF2 है, ये मोस्ट आयनिक या लीस्ट कोवेलेंट होगा एज पर फ्रांस टूल्स। देख लीजिए फ्रांस टूल्स। कैटायन की पोलराइजिंग पावर चार्ज बढ़ता है तो पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है, और साइज बढ़ता है तो पोलराइजिंग पावर कम हो जाती है। एनायन की पोलराइजेबिलिटी, चार्ज बढ़ेगा तो भी बढ़ेगी और साइज बढ़ेगा तो भी बढ़ेगी। चारों कांसेप्ट यूज करे हैं हमने अपने स्पेशल। अगला देखिए, व्हाट इज द डोमिनेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दैट मस्ट बी ओवरकम फॉर कन्वर्टिंग लिक्विड अल्कोहल टू वेपर्स? अल्कोहल्स में क्या होता है? लोग कहते हैं कि भाई होती तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, होती तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। डाइपोल डबल इंटरेक्शन उससे लल्लू होते हैं, डिस्पर्शन फोर्स सबसे लल्लू होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स तगड़े तो हैं, पर अगर अल्कोहल की वेपर बना रहे हो तो आप एक अल्कोहल को दूसरे अल्कोहल से दूर ले जा रहे हो, डिप्लॉय कर रहे हो। क्योंकि दूर जाएंगे बच्चों तो इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूटेंगे, न कि आप इसको थोड़े तोड़ रहे हो। कोवेलेंट बॉन्ड थोड़े टूट रहे हैं, ठीक है ना? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़नी पड़ेगी। बड़ा सरल लेकिन अच्छा प्रश्न है, सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है? अच्छी बात। The sum of number of lone pairs of electrons on central atom in each of the following species is, आपको लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने हैं सेंट्रल एटम में हर एक को, उनको जोड़ना है।
क्या करना पड़ेगा? स्ट्रक्चर करना पड़ेगा बाबू, बनाते हैं। TE BR6 1 2 3 4 5 6 क्या करोगे? मैंने बनाया है TE BR6 2 माइनस 1 2 3 4 5 6 और फॉर्मल चार्ज पर आ जाएगा -2 इस तरह से। एक लोन पे है जी हाँ, एक BRF2 माइनस BRF2 प्लस, क्षमा चाहता हूँ, प्लस है, माइनस नहीं, एस लोन पे 2 है। SNF3 बचा, SNF3 और है XZF3 माइनस। अब SNF3 में सेंट्रल एटम क्या है देखिए, और साथ साथ साइड वाले एटम्स कौन से हैं उनको भी देखिए। और XZF3 तो खैर है ही सही, यह जगह थोड़ी सी कम है, एक ही बनेगा। XZF 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये XZF3 माइनस लोन पे संख्या 3 है। ओ माय गॉड, 1 2 3 जी हाँ। अब SNF3 तो क्या होना है, खैर वो हो जाएगा SN टैंक टैंक टैंक, नाइट्रोजन तो सीमित बॉन्ड बनाएगी और यहाँ तो ढेर सारे बॉन्ड देंगे तो बीच में सल्फर को पकड़ती है ऐसे ऐसे। ओ माय गॉड, लोन पे कितने हैं? 0, कुछ नहीं, 0 1 2 3। ओ माय गॉड, तो जोड़ना दे से जोड़ दिया हमने, क्या आएगा? द आंसर इज 6। यस, 6 इज द आंसर। ऑप्शन नहीं थे जो ऐसे सही। फाइंड द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन AB बॉन्ड गिवन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ A एंड B आर 1.4 एंड 3.4। A और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी है और लोगों ने कहा बता परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसा होगा। एक बहुत सस्ती इक्वेशन है, सस्ती मतलब है तो समान वाली इक्वेशन, एक्चुअली बहुत काम की तो नहीं बनती एनिस्टिक इक्वेशन। हाँ, हमारे कोचिंग सेक्टर में बड़ी पॉपुलर रहती है। करा देते हैं, देखिए एक घटिया सा फॉर्मूला है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का, तो बड़ा पसंद है, वो बात पूछते रहते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मेरे को तो लगता है इंपॉर्टेंट निश्चित रूप से, पर फिर भी अगर नहीं कराऊंगा तो अपनी हरी ट्यूशन कराई, ये सब आता तरीका ठंडा करने के लिए करा रहा हूँ। सिर्फ बोल देता है पूरी है तो आपको लगता है कि अमृत नहीं है, ऐसा ना कि इनको नहीं आती नहीं कराई। छोटी बच्ची छोटी ऐसी मजेदार आउटलुक हो जाती है, इसलिए मैंने कहा देख लो एक बार, सुन लो और स्पष्ट शब्दों में सुन लो, कूड़ा है। अब डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? डिफरेंस इज 2, तो दिस इज 16 into 2 plus 3.5 into 2 square। अच्छा, 32 plus 3.5 into 4 14 which is 46%। ओ तेरी 46% जी हाँ, तो ये 46% आयनिक होगा, ऐसा है। और मैं आपको बताऊं पूरा क्यों है। एंड इसमें जैसी 50-60 इक्वेशंस केमिकल लिटरेचर में है और सब अलग-अलग वैल्यू निकालती है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की, तो ये विवादास्पद कांसेप्ट है, इस पर कोई विश्वास नहीं करता। कुछ अंडरस्टैंडिंग डीप में रटा हुआ एग्जाम में आता है, निकाल कोई। देखिए हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ड्रैगन कंपाउंड्स। ओ माय गॉड, ये ड्रैगन कंपाउंड कैसे होते हैं जिन पर ड्रैगन बसाया नहीं। हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री का प्रेडिक्शन, बॉन्ड एंगल्स का सही प्रेडिक्शन बहुत बड़ी ताकत थी बस ये लीनियस पॉलिंग की बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और बस हाइब्रिडाइजेशन में कॉन्सेप्ट पॉलिंग निकाला, बड़ा पावरफुल कॉन्सेप्ट था और बहुत सारी अच्छी वैल्यूज। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनमें पॉलिंग का रूल नहीं चलता, जैसे H2S और फॉस्फेट। तो ये ड्रैगो कंपाउंड्स कहलाते हैं। ड्रैगो जी वैज्ञानिक के पॉलिंग के शिष्य थे, उन्होंने खोज खास के निकाला लेकिन इनके में पॉलिंग का रूल नहीं चलता, उनको जोड़ जोड़ कर रूल बनाते हैं। ये फास्फोरस ऑन बोर्ड सकता है, फास्फोरस उसके बियॉन्ड जो एटम्स हैं, अगर वो ऐसे एटम्स से जुड़े हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है, लगभग सबकी कम होती है, तो इनमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। दी सेंट्रल एटम्स रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड। अच्छा जी हाँ, सेंट्रल एटम्स रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड इफ या फॉर Z more than equal to 15। अगर एटम नंबर 15 से ज्यादा तो फास्फोरस के बाद एटम हो एंड सेंट्रल एटम is attached to atoms with electronegativity less than 2.5। Fonkel BRIS, ये टॉप 7 जो सल्फर होता है ढाई, यहाँ है पर बात तो H से जुड़ा है और हाइड्रोजन 2.2 के आसपास होती है, 2.1 2.2 डिपेंडिंग ऑन कॉन्सेप्ट। तो बैठेगी जी हाँ, तो सल्फर और फास्फोरस अनहाइब्रिडाइज्ड है। हाँ नहीं ऐसा ड्रैगन रूल फॉलो करते हैं ड्रैगो कंपाउंड्स। अगला प्रश्न है which one of the following shows strongest hydrogen bond। बेहतरीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स कौन बनाता है? अब वैसे तो देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तो हो सकती है बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में, एक हो सकती है इंडिविजुअल बॉन्ड, है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स इसमें ऐसे करता हूं, हाइड्रोजन बॉन्ड एक सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड अगर आप देखेंगे जो बन रहा है तो उसमें सबसे बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्ड किसका बनेगा? और जवाब मिलता है भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जिसका ज्यादा होगा उसका बनेगा। हाइड्रोजन फ्लोरीन में सबसे ज्यादा फर्क है, HF इज द आंसर। यस इंडीड, HF इज द आंसर। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड सिलिकॉन इन ट्राइसिलाइल अमीन? ये क्या है? ये होता है N SiH3 SiH3 SiH3, ये है ट्राइसिलाइल। अच्छा, इसमें होती है p pi d pi बैक बॉन्डिंग और नाइट्रोजन का लोन पेयर चला जाता है सिलिकॉन के एम्प्टी ऑर्बिटल्स में टहलने। अच्छा, तो वो लोन पेयर अब लोन न रहा ना, वो लोन न रहा क्यों? क्योंकि उसने पाई बॉन्ड्स बना लिए सिलिकॉन के एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ। तो अब जो पाई बॉन्ड बना रहा है उसको हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिनते, तो लोन पेयर अब हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिना जा सकता। अगर हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिनते तो फिर नाइट्रोजन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड बचते हैं तो sp2 हो जाती है और सिलिकॉन के पास 4 सिग्मा बचते हैं तो sp3 तो पहले भी ताज की है। sp2 एंड sp3 जी हां, सी द आंसर, sp2 एंड ब्यूटीफुल कांसेप्ट बैक बॉन्डिंग। तो बच्चों ऐसे ही सीखते रहना है हमको। बॉन्डिंग चुपके में रिवाइज हो गई, क्यों? बड़ा प्यार करते हैं, थियोरेटिकल है, खूबसूरत है। मुझे उम्मीद है आपने काफी एंजॉय किया, आपको काफी मजा आया होगा। और क्योंकि छोटे-छोटे क्वेश्चन रिमेंबर करने जल्दी भी हो जाता है। आप देखिए चुटकी बजाते बजाते वक्त कैसे निकल गया पता नहीं लगा। मुझे उम्मीद है ये सेशंस आपको पसंद आए। अगर पसंद आ रहे हैं तो मुझे बताइए, अगर आप कुछ और भी चाहते हैं तो वो सब बता दीजिए। क्यों? मेन लक्ष्य क्या है? हमें सेलेक्ट होना है बेहतरीन रैंक के साथ नीट में। तो उस नीट में सिलेक्शन को लक्ष्य करते हुए शानदार तैयारी के साथ करते हैं आगाज